Hello students, how are you? Now today I have come with some more numericals, okay? Some more numericals on electric charges, Coulomb's force, and of course today we will be discussing on superposition of electrostatic forces, which is very important. So let's begin. Numericals on electric charges and Coulomb's force. Two numericals we have done in the previous lecture, lecture number 6. Today is lecture number 7 in my YouTube channel, Right Concept Learning. Okay, let's begin. Numericals. तो कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं चार्जेस के ऊपर. And some numericals are textbook based, some numericals are from outside sources, so we have to do all kinds of numericals, and textbook numericals are also very important. So first question, मान लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है. The distance between electron and proton is something. Suppose R. Okay. Suppose it is Q1, it is Q2. Obviously Q2 is positive and Q1 is negative. तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो R का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव. ओके, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन भी इसको अट्रैक्ट करेगा. हमें फाइंड करना है, फाइंड Fe अपॉन Fg एंड कंपेयर the acceleration of electron and proton. This is the question. Fe oblique Fg. What is Fe? Electrostatic force. What is Fg? Gravitational force between the two charged particles. अच्छा, हमें क्या पता है? हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg. घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर में ये सब दिया रहेगा. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच? 1.67 इंटू 10⁻27 kg. ओके, एंड charge of electron is minus 1.6 into 10⁻19 coulomb. Okay, and charge of proton is how much? 1.6 into 10⁻19 coulomb. While writing the charge of electron we write minus, but when we find the magnitude of electrostatic force we don't take the minus sign. Okay, so let us find Fe upon Fg. सोच लेते हैं यहाँ पर मास भी है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है. अभी हम इसका मास लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में है ना, और ये चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज आल्सो अट्रैक्टिव, इट इज आल्सो अट्रैक्टिव. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड दिस इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या होगा इसका हो जाएगा K/Q1 Q2 अपॉन R² ऑब्लिक Fg क्या हो जाएगा? G/me इंटू MP अपॉन, ये भी R ही है, R² ने R² को मार गिराया, तो मेरे पास क्या आ रहा है?
kq². Why q²? Both the electron and proton have the same charge. हम q भी लिख सकते हैं या e भी लिख सकते हैं. Both are represented by e. Okay. kq² upon g_me_m_p. ओके. अब रेशियो निकलने वाला है, इसका वैल्यू डालते हैं. तो वैल्यू डालो, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू mass of electron 9.1 into 10⁻31 into mass of proton is 1.67 into 10⁻27. I hope you can calculate this. Okay, शायद कैलकुलेट कर लोगे, है ना? कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से. तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, थोड़ी देर सोच लो और कैलकुलेट करो. चलो, डू इट. यू कैन डू दिस वन. ट्राई इट. ट्राई करें. ट्राई योर बेस्ट. तो कैलकुलेट करके मैंने देखा, इसका वैल्यू आता है लगभग 2.4 इंटू 10⁻39. 2.4 10⁻39. Ratio. This is ratio, so it has no unit. That means Fe upon Fg is equal to this much. So this is the ratio of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. क्यों पूछा एक्सेलरेशन? इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पूछा है. Compare the acceleration due to electrostatic force. So let us find out electrostatic force. Fe is equal to K into Q. कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर. दोनों Q के बराबर है, दोनों चार्ज सेम है. डिवाइडेड बाय एक डिस्टेंस ले लेते हैं. चलो, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस क्या ले? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या डिस्टेंस होता है? एक एटॉमिक साइज देख लो. एटॉमिक साइज क्या हो सकता है? R का वैल्यू ले लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच? 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर. Okay, so we will write here 10⁻⁻10 meter square. यूनिट्स मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं है. दिस इज 9 into 10⁻9 into 1.6 into 10⁻19 whole square divided by 10⁻⁻2 का स्क्वायर. अब इसका भी देख लो कितना आता है. ट्राई करो. तो मेरे हिसाब से इसका आता है 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन. 2.3 कैसे हो गया? 16 का स्क्वायर 256 2.56 इंटू इधर 9 है. 9 6 54, 5 9 45, 9 5 50, 9 18 23 23.04 डिवाइड बाई, ये तो ऊपर चला जाएगा. हाँ, -38 प्लस 10⁻, ये 10 है, ये 10 होगा. ये -20, -38 और ये
38 और 20 -18 बच गया। अब तो ये 18 हो जाएगा सर, -18 तो 23.04 ये वैल्यू पुट करते हैं। कैलकुलेट सही है, देखते कैलकुलेशन। अच्छा 16 स्क्वायर 2.56, ओके 2.56 into 9, 9 is 54, 9 is 45, 50 and 23, correct। 23.04 minus 38 plus 20, minus 38 plus 20 minus 18, ये करेक्ट है, -18 23 तो इसको ठीक से लिखते हैं 2.3 into 10 to the power माइनस पॉइंट इधर आ गया, इसको छोटा कर दिया तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करने से 17 न्यूटन। So this is the electrostatic force between an electron and proton। अब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो कितने एक्सेलरेशन से ये लोग दौड़ रहे हैं, with what acceleration they are moving towards each other, that's the question। okay, so हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी इक्वल टू mass of electron into expression of electron। Same force is acting between them, so same force can be applied for this। Mass into acceleration is equal to force, Newton's second law। So mass of proton is equal to force कितना है, force है 2.3 into 10 to the power -17 divided by mass of ये acceleration of proton होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, लिख देते हैं mp। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.3 into 10 to the power -17 mp कितना है, mp मास ऑफ 1.67 into 10 to the power -27। 1.6 को हम क्या ले लें, 1.7 ले लेते हैं, 1.7 ले लेते हैं, और ये 2.3 1.23/17 पावर कितना हो गया, +27 -17 +20 इज 10 +10, तो 23/17 कितना होता है, 23/17 करते हैं इधर, 23/17 17 1 17 -76, तो 0.073 या 1.3, approximately 1.3 into 10 to the power 10। This is the acceleration of proton, meter per second square। इसको मिटा दूं, तो एक्सेलरेशन आ गया प्रोटॉन का। अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। Acceleration of electron equals to 2.3 into 10 to the power -17 by mass of electron equals to 2.3 into 10 to the power -17 divided by mass of electron 9.1 into 10 to the power -31। तो वो कह रहा है, इसको 9 पकड़ लेते हैं, 9 पकड़ लेते हैं, इसको 2.3 पकड़ लेते हैं, क्या बात है। तो 0.9 to the 18, 9 3 27, 9 to the 18 550, 9 5 45, 0.25 into 10 to the power 31 -17, 31 -17 how much, 31 -17 is 31 -17 14 है ना, 14 10 to the power 14। now you can write 2.5 into 10 to the power, पॉइंट उधर चला गया, ये नंबर बड़ा हुआ तो छोटा करना पड़ेगा 13। ओके
2.5 × 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो अभी, acceleration of proton is 1.3 × 10 meter per second square and acceleration of electron is 2.5 × 13 meter per second square. Obviously, acceleration of electron is greater than acceleration of proton. This is the comparison. In this way, we can compare the acceleration of motion of electron and proton towards each other, and we find that the acceleration of इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। क्यों ऐसा हुआ? ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो अगर नीचे का नंबर बड़ा होता है ऑब्वियसली ये छोटा आएगा, और ये नीचे का नंबर अगर छोटा होता है तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा। सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन हल्की पार्टिकल होती है ना, वो हल्का होता है एकदम लाइट पार्टिकल, तो तेज दौड़ेगा, और प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है, हाँ, लिटिल हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इट विल नॉट मूव एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स तो वही लग रहा है ना। जितने फोर्स से प्रोटॉन उसको खींच रहा है, उतना ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है, हाँ, लेकिन ये तेज दौड़ रहा है और ये धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट बॉडी है, दिस इज लाइटर एंड दिस इज हेवियर, दैट्स व्हाई। Now, you just copy it. We will move to the next question. So next question is, I'm going to write. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक चार्ज है Q, है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, दो चार्ज में बांटा गया है, ठीक है। अब ये दो चार्ज मान लो Q1 और Q2 है ना, Q1 और Q2 है, और Q1 और Q2 को इस तरह से सेपरेट करके रख दिया। Q1 और Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज Q1 and Q2 so that the electrostatic force between them, repulsive force, both are positive, है ना, both are positive repulsive force, both are positive repulsive force. What should be the value of Q1 and Q2 so that the repulsive force is maximum? Okay, this is a very good question. So how we can do? इसको मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा Q minus x। क्लियर? अब ये जो फोर्स निकालना है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, मान लो ये, इसको क्या मान ले, इसको मान लेते हैं R, R के वैल्यू में जरूरत नहीं है यहाँ पे, R स्क्वायर। सो व्हाट इज 9 की जरूरत नहीं है, K इंटू Q1 इज x and Q2 is Q minus x divided by R square. So what is force equals to K Qx upon R square minus K x square upon R square. There is x square and there is x. It is looking like ये किस ऐसे दिख रहा है? It is looking like quadratic equation. Okay. अब हमें ये देखना है कि फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स क्या है? फोर्स इज मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? मैक्सिमम मिनिमम वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, और यू कैन इन क्लास 12 आल्सो देयर इज मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर। मैक्सिमम मिनिमा शायद क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा वो। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सपोज y डिपेंड्स ऑन
depends on y depends on x, और y का जो हम मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको कहते हैं y is a function of x. If y is a function of x and we need to find out the maximum value of y, then we must find y dash, differentiation of y, okay, f dash x. So y dash should be 0. कहने का मतलब अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो क्या आता है dy by dx. तो dy by dx must be 0. This is the condition. dy by dx must be 0 for maximum value as well as minimum value. Okay. So यहाँ पर हमको मैक्सिमम फोर्स के लिए करना है, फोर्स इज मैक्सिमम, है ना. What should be the value of, क्वेश्चन क्या था, Q and Q1 and Q2. यहाँ लिख देता हूँ, find Q1 and Q2 for F maximum. Find Q1 and Q2 for F maximum. तो F maximum के लिए क्या चाहिए हमको, dF अपॉन dx. डिफरेंशिएशन करो, अगर करना आता है तो करना आना पड़ेगा, इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं. यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम इट. डिफरेंशिएशन यू हैव टू लर्न. आई होप यू हैव लर्न इन क्लास 11. देन ऑल्सो आई विल टेल यू दिस x, differentiation of x is 1, k is constant, q is fixed, r is also constant, not going to change. So k is constant, q is constant, r is constant, so f depends on x. That's why we can find out df by dx. F depends on x, that means x is a variable, so f is proportional to x. So there is a relation between f and x, just like y and x. So df by dx equals to kq by r square. x का तो 1 होता है, माइनस x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो k 2kx अपॉन r स्क्वायर. ओके, 2kx अपॉन r स्क्वायर. नाउ फॉर मैक्सिमम, for f max this is 0 equals to kq upon r square minus 2kx upon r square. ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा. ऑप्शन में a q by 3 plus q by 3 plus 2q by 3, b q by 4 plus q by 4 and कर देते हैं, and 3q by 4, c q by 2 and q by 2, d 2q by 5 plus 3q by 5. तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने ऑप्शन पहले नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी डाला जा सकता है. which आंसर will be the value of q1 and q2. यहाँ से क्या निकलने वाला है, अंदाजा लगाओ. शायद ये वाला होगा q by 2. देखते हैं. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, r स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, तो kq इक्वल्स टू 2kx, देन x इक्वल्स टू kk कट गया, q by 2. दैट मीन्स क्या आ गया, q1 इक्वल्स टू q by 2 एंड q2 इज इक्वल टू आल्सो q by 2. ये q by 2, q minus q by 2, q by 2. So both are q by 2. C is the correct answer. So if you want, you can copy it properly. Okay. अब एक नया क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, फिर हम लोग चलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ
electrostatic force between the charges. That means system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, उससे पहले हम एक इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। You can always comment about the question, about any kind of doubt. So next question is, वो क्वेश्चन क्या था, मान लो एक चार्ज्ड मेटेलिक स्फेरिकल sphere है, metallic sphere A, and there is another metallic sphere B. It is positively charged with plus 2q and it is positively charged with q. They are separated by a distance r. Okay, distance r. If a third charge, here you can write two metallic charged sphere. एक मिनट, मैं थोड़ा इंक लगा देता हूँ। ओके, तो मैं आ गया इंक लेकर के। सो इफ अ थर्ड चार्ज, एक थर्ड चार्ज है जिसको ए के साथ कांटेक्ट में रखा गया, वो थर्ड चार्ज नहीं है, थर्ड मेटेलिक स्फीयर है। थर्ड मेटेलिक स्फीयर है जो कि अनचार्ज है। तो उस अनचार्ज बॉडी को ए के कांटेक्ट में रखा, ठीक है। इफ थर्ड आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक अनचार्ज sphere is sphere C is brought in contact with A, and then it is removed. Okay, what should be the separation between A and B, so that the electrostatic force between them is unaffected, या तो लिखो अनअल्टर्ड। एक थर्ड चार्ज को ए के साथ कांटेक्ट में लाके उस थर्ड चार्ज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थर्ड मेटेलिक स्फीयर को जो कि अनचार्ज है उसको इसके कांटेक्ट में लाया, और लाने के बाद में उस स्फीयर को हटा दिया। फिर दोबारा ए और बी को हमने आसपास रखा, तो उनके बीच में क्या दूरी होनी चाहिए ताकि पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगे। पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगे। ये F1 लग रहा था मान लो उनके बीच में। अब हमने A के साथ इसको लाया, C को लाया,
ए में कितना चार्ज था, +2q, +2q था। अब ये दोनों when two identical metallic sphere, one is charged, one is uncharged, are brought in contact, there will be charging in uncharged body C due to conduction. That we have done in previous lecture. You can find it out. So charge will be evenly distributed. It had +2q charge, so it will have +q. It will also have +q, है ना। तो ऐसे करके C को हटा दिया तो A के पास Q हो गया और C के पास +Q हो गया। अभी इस C को हमने हटा दिया। अब फिर दोबारा A और B को हमने ऐसे करके लाया, ये A और ये B। अभी बताओ A के पास कितना चार्ज है, +Q, B के पास तो उतना ही था, +Q था, +Q। हाँ, यहाँ पर एक ऑल्टरेशन हो सकता है क्वेश्चन में कि B के साथ और एक अनचार्ज बॉडी D को ला करके कंटैक्ट में लाया और फिर उसको D को भी हटा दिया, फिर बाद में A और B को आमने सामने लाया। देन फोर्स रिमेन्स सेम, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसके साथ कांटेक्ट में लाया C को और फिर C को हटा दिया और फिर A और B के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। व्हाट इज द गिवन कंडीशन, दैट फोर्स रिमेन्स सेम अनअल्टर्ड। हियर आल्सो रिवर्सिव फोर्स, सपोज F2, this is F2, obviously F1 is equal to F2, F1 equals to F2, given condition। What is F1? K into 2Q into K into 2Q into Q upon R square equals to K into Q into Q upon R square. Any problem? There should not be any problem. These are the formula of force according to Coulomb's law. So K ने K को मारा, Q ने Q को मारा, तो इसको R नहीं ले, सॉरी यहाँ पे X ले लेते हैं, ये X होगा, ठीक है, ये X होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस हमको पता करना है। What should be the distance between the two charges A and B after this activity so that force remains same? Okay. So this is X. तो यहाँ पे X का वैल्यू क्या आ जाएगा, X स्क्वायर का वैल्यू R² 2, है ना, R² 2, then X equals to R upon √2. There will be, actually there will be plus minus, but minus is not applicable for distance, so we will take only plus. So R/2 is the required distance. So इसके भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ऑप्शन हो या ऑप्शन ना हो, we have to सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। So these are the few numericals. Now I will switch over to superposition of electrostatic force. Superposition of electrostatic force. उससे पहले एक चीज डिस्कस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। We have studied Coulomb's law. Coulomb's law states that the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It is also called inverse square law. Okay, you will get in the previous lecture. But that Coulomb's law, K Q1 Q2 by R square has some limitations. What is the limitation? लिमिटेशन इसका ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट वैलिड फॉर द चार्जेस लाइक दिस। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नॉट वैलिड। कूलम्स लॉ नॉट वैलिड, है ना।
तो अगर इसको हम सेंटर से यहाँ जोड़ते हैं ऐसे करके, तो इनके बीच में यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग है ना। तो ईच पार्टिकल चार्ज का एक एक यूनिट अगर लेंगे तो चार्ज का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। सो हर बार जो फोर्स है वो सेम नहीं आएगा। तो कूलम ने तो सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज को लेकर किया था, एक ही पॉइंट चार्ज को लेकर के फोर्स बनाया था। तो कूलम साहब ने हमें फोर्स कहाँ का दिया, पॉइंट चार्ज का फोर्स दिया, बोला इसी को पढ़ो। एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी आता है, so that also will come, but in the later course of the chapter. अभी हम सिर्फ पढ़ें। So Coulomb's law is not valid for extended charges, it is valid only for point charges. ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट में रहता है, स्टैटिक इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्जेस रेस्ट में रहता है तभी कूलम्स फोर्स वहां पे एप्लीकेबल है। इफ द चार्जेस आर मूविंग, बोथ चार्जेस आर मूविंग, बोथ चार्जेस मूविंग, तो यहां पे कूलम्स फोर्स अप्लाई नहीं होगा। वन इज एट रेस्ट, other is moving, yes, Coulomb's law can be applied, because the rest charge, if the rest charge is quite big and other moving charge is small, then there is force of attraction or repulsion, that is according to Coulomb's law. But if both are moving, then their distances are affected by both of them. That's why it is not calculated. So these are the limitations. So you can go through your textbook also, where you will get limitations and all. This is a small topic. Now I will move to a bigger topic, like superposition of electrostatic force. Superposition of electrostatic force. Okay, superposition of forces, system of charges to be continued in the next video. Thank you so much. All the best. Bye bye.